नमस्कार, पोल पाथ में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं प्रतिमा सिंह। आज आईआर के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे और आज से आईआर की क्लास फिनिश होगी। कुछ दूसरा टॉपिक उठाएंगे तो आप सभी कमेंट में बता सकते हैं कि अगला टॉपिक कौन सा होना चाहिए। साथ में यदि आप टीजीटी पीजीटी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्लेलिस्ट चेकआउट करें, वहाँ पर कोर्स वीडियो के नाम से सारे कोर्सेज पड़े हुए हैं, उसको अवेल करें और वहाँ से नोट्स बना करके आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। साथ में प्रैक्टिस प्लेलिस्ट भी बहुत सारी लगी हुई हैं, वहाँ से आप अपनी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो चलिए आज हम अपना पहला क्वेश्चन देखेंगे। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? वर्ल्ड वार, ग्लोबल सिक्योरिटी, विश्व समुदाय अथवा मानव जाति। दूसरा कह रहा है सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक आवश्यकताएं, आर्थिक सुरक्षा, कल्याण, पर्यावरण सुरक्षा, संसाधन। 4 दिए हैं, इसमें से एक सुमेलित नहीं है तो वो हो जाएगा सामाजिक सुरक्षा। सामाजिक सुरक्षा आपका ऑप्शन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? जो सामाजिक सुरक्षा का मूल आशय होता है वो मानवीय आवश्यकताएं नहीं होता है, वो इसमें आते हैं मेनली जोखिम, रोग, मातृत्व, अयोग्यता, वृद्धावस्था तथा मृत्यु, ये सभी चीजें इसके अंतर्गत आ जाती हैं। यानी कि इन चीजों से बचाने के लिए, इन चीजों से सुरक्षा के लिए समाज उचित संगठनों के माध्यम से अपने सदस्यों के साथ घटित होने वाली कुछ घटनाओं और जोखिमों से उन सदस्यों के यानी कि समाज के सदस्यों के बचाव के लिए जो चीजें प्रस्तुत करता है, जो एक सिस्टम बनाता है, उसी को सामाजिक सुरक्षा बोलते हैं। और इसमें जैसे कि जोखिम, रोग, मातृत्व, अयोग्यता, वृद्धावस्था तथा मृत्यु, ये सभी चीजें आ जाती हैं। तो आपका ऑप्शन बी जो है ये गलत है, बाकी सभी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पर आपको असत्य कथन देखना है। कथन देख लेते कौन कौन से हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक ब्रिक्स राष्ट्रों द्वारा स्थापित एक बहुपक्षीय विकास बैंक है। बी कह रहा है कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक चीन के प्रयासों से स्थापित एक बैंक है। सी कह रहा है विश्व व्यापार संगठन WTO उन देशों को सर्वाधिक अल्प विकसित देशों की मान्यता प्रदान करता है जिन्हें संयुक्त राष्ट्र संघ ने ऐसा नामोदिष्ट किया है। और डी कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम विकासशील देशों में राजनीतिक जोखिम बीमा प्रदान करता है तथा निजी क्षेत्रों के विकास को प्रोत्साहन प्रदान करता है। तो सबसे पहले आप समझ लें कि अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम की स्थापना कब होती है। ये होती है 20 जुलाई 1956 को होती है। और आपका जो है असत्य कथन यहाँ पर पूछ रहा है, तो आपका डी वाला जो असत्य हो जाएगा। चलो डिस्कस करते हैं क्यों असत्य ये हो जाएगा। सबसे पहले इसकी स्थापना देख लेते हैं। 20 जुलाई 1956 को होती है। और यदि हम बात करें इसका मुख्यालय, तो इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में इसका मुख्यालय है। 2 बातें हो गई इससे संबंधित। और जो अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम है, ये जो संयुक्त राष्ट्र का एक विशिष्ट अभिकरण है। अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम विश्व बैंक के क्रियाकलापों में अपना सहयोग देता है जिससे कम विकसित सदस्य देशों में उत्पादनशील निजी उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जा सके। तो यहाँ पर विकासशील देशों नहीं, जो कम विकसित देश हैं, कम विकसित देश जिनमें विकास बहुत ही कम हुआ है, उन देशों में उत्पादनशील निजी उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जा सके। ठीक है, ये जो है कम विकसित देशों के लिए है, विकासशील देशों के लिए नहीं है। तो आपका इसीलिए ये गलत हो जाता है। इसकी स्थापना 1956 को हुई, मुख्यालय वाशिंगटन DC में है और ये संयुक्त राष्ट्र का एक विशिष्ट अभिकरण है। कौन? अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन अंतरराष्ट्रीय राजनीति में यथार्थवादी विचार से संबंधित नहीं है? कौन है? अल्फ्रेड जिमर्न, केनेथ वॉल्ज, हेनरी किसिंजर और हंस मर्गेनथाउ। तो जो ये अल्फ्रेड जिमर्न है ये संबंधित नहीं है, अंतरराष्ट्रीय राजनीति में यथार्थवादी विचार से संबंधित नहीं है। जबकि हंस जे मर्गेनथाउ ये तो मेन हो गए, केनेथ वॉल्ज भी हैं, किसिंजर भी हैं, ये सभी हैं।
अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसने कहा हमें विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के साथ बुद्धिमत्ता से पेश आना चाहिए। हमें भारत को सहयोग देने के लिए कड़ा परिश्रम सतत रूप से करने की आवश्यकता है। हालांकि हम पाकिस्तान में अपने मित्रों की उपेक्षा भी नहीं करनी है। तो कौन कह रहा है कि भारत के सपोर्ट में रहो, तो ये अमेरिकन राजनीति विशारद कोलिन पोवेल का कथन है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पर आपके पास दो सूचियां दी गई हैं और इसको जो है कुट की सहायता से आपको सही उत्तर देखना है। तो चलिए देख लेते हैं, पहले हम इसके जो दिए गए हैं सूची इनको देख लेते हैं। इस्लामिक क्रांति जो है ये ईरान में चलाया गया आधुनिकीकरण विरोधी आंदोलन था। तो ये ऑप्शन यहाँ पर हम 2 कर लेते हैं। रूसी क्रांति की बात करें तो इसका नेतृत्व बोल्शेविक पार्टी द्वारा किया गया था, तो हम यहाँ पर इसको 1 कर लेंगे। फिर बात करेंगे गौरवपूर्ण क्रांति की, तो ये इंग्लैंड में संवैधानिक सरकार की स्थापना इसके द्वारा होती है, तो यहाँ पर हम कर लेंगे 4। और अतिनैतिक क्रांति, तो ये चार्ल्स द्वितीय की यादृच्छिक शक्ति को परिसीमित करने के लिए 1649 की क्रांति है ये, तो यहाँ पर इसको हम कर लेंगे 3। 2 1 4 3 हमारा ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। राष्ट्र एक मनोवैज्ञानिक अवधारणा, राष्ट्र एक कानूनी अवधारणा, राष्ट्रवाद के लिए योगदान, राष्ट्र और राज्य समानार्थी शब्द, इसमें से कौन एक सही नहीं है। तो राष्ट्र और राज्य ये समानार्थी शब्द नहीं है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। यदि आप थोड़ी सी भी डेप्थ रखते हैं पॉलिटिकल साइंस में तो ये आंसर आपको साफ साफ दिख रहा है कि राष्ट्र और राज्य समानार्थी शब्द नहीं होते, इनमें अंतर होता है। ये सामान्य बोलचाल की भाषा में आपको एक जैसे लग सकते हैं, पर्यायवाची लग सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। तो ये पहला क्या है, राष्ट्र एक सांस्कृतिक अवधारणा है, तो राष्ट्र क्या हो जाएगा, अंतर इसके मेन देख लेते हैं। ये कैसा एक सांस्कृतिक अवधारणा है, जबकि राज्य की बात करें तो राजनीतिक अवधारणा है। ये राज्य क्या है, राजनीतिक अवधारणा है। ठीक है। दूसरा अगर हम बात करें तो राष्ट्र के पास संप्रभुता का अभाव होता है, तो राष्ट्र के पास क्या होता है, संप्रभुता नहीं होती है, संप्रभुता का अभाव होता है। और जबकि राज्य के पास आप सभी को पता है कि संप्रभुता एक आवश्यक गुण है। 4 गुणों में राज्य के जो 4 तत्व हैं उसमें संप्रभुता क्या है, प्राण तत्व माना गया है। ये हमने सभी क्लासेस में आपको बता रखा है। तो आवश्यक गुण है संप्रभुता, किसका, राज्य का आवश्यक गुण है, आवश्यक गुण है। साथ में हम अगर तीसरी एक मेन बात करें तो एक राष्ट्र किसी अन्य राज्य की अधीनता में रहकर अपना अस्तित्व बनाए रख सकता है, जबकि एक राज्य किसी राज्य की अधीनता में नहीं रह सकता। तो चौथा जो है अधीनता से संबंधित है। अधीनता, अगर अधीनता है तो राष्ट्र तो अपना अस्तित्व बनाए रख सकता है, लेकिन राज्य नहीं, क्योंकि राज्य का सर्वोपरि गुण क्या है, संप्रभुता, और संप्रभुता किसी की अधीनता में नहीं आ सकती है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका डी जो है यही गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पाकिस्तान में राजनीतिक विकास का अध्ययन निम्नांकित में किस विद्वान द्वारा किया गया। एल्बिंडर, डेविड एप्टर, कोलमैन और रिगिंस, किसके द्वारा किया गया। तो ये यहाँ पर जो है ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, एल्बिंडर। नेक्स्ट देखेंगे, किसने राजनीतिक विज्ञान के दायरे को राजनीतिक समाजशास्त्र, राजनीतिक सिद्धांत, राजनीतिक संस्थाओं के समावेश के रूप में परिभाषित किया है। तो ये किसके द्वारा किया गया है, तो ये हैंस जे मॉर्गेनथाउ हैं, इनके द्वारा किया गया। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। और पॉलिटिक्स अमंग नेशन ये इनकी मेन पुस्तक है। कल की क्लास में हमने पूछा था कि इनकी जो मेन पुस्तक है वो उसका नाम बताइए, तो आप लोगों ने कमेंट में ऐसा कोई आंसर नहीं दिया। तो आप सभी कमेंट करेंगे तभी आपके फिक्सेशन होगा और चीजें याद रहेंगी। तो कमेंट करने में बिल्कुल भी कंजूसी ना करें। नेक्स्ट देखेंगे, वर्तमान दशकों में चीन की विदेश नीति का केंद्रीय मार्गदर्शक सिद्धांत कौन सा रहा है। तो
अगर हम वर्तमान दशकों में चीन की विदेश नीति की केंद्रीय मार्गदर्शन सिद्धांत की बात करें तो बी यानी कि कम्युनिस्ट दर्शन यही रहा है। और जो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के प्रमुख माओ जेडोंग का विचारधारा पर आधारित है ये पार्टी। चीनी राष्ट्रपति देंग सियाओपिंग द्वारा प्रारंभ की गई आधुनिकीकरण और औद्योगिकरण की नीति के पश्चात भी वर्तमान दशकों में वहां की जो विदेश नीति का मार्गदर्शक एक सिद्धांत की बात करें तो यही है, यानी कि जो आधुनिकीकरण की एक शुरुआत की गई, आधुनिकीकरण और औद्योगिकरण सियाओपिंग के द्वारा, उसके बाद भी अगर मेन मार्गदर्शक की बात करें तो कम्युनिस्ट दर्शन ही है, जो कि जो माओ जेडोंग है इनके विचार पर आधारित है। आगे देखेंगे हम विदेश नीति में लंबी और अल्पकालिक प्रयासों को प्रकृति की निर्धारण क्या करता है। तो बहुत ही साफ आंसर है राष्ट्रीय हित। कोई भी विदेश नीति बनाई जाती है तो उसमें राष्ट्रीय हित देखा जाता है। चलिए आगे देखेंगे निम्नलिखित में कौन से विकल्प सही सुमेलित हैं। नियो जस्ट वार डॉक्ट्रिन जॉर्ज बुश, ऑफ पाक पॉलिसी बराक ओबामा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कोफी अन्नान, एटम फॉर पीस पॉलिसी जॉन एफ कैनेडी। तो सही सुमेलित वाले आपको देखने हैं कौन से सही सुमेलित हैं। तो नियो जस्ट वॉर डॉक्ट्रिन जॉर्ज बुश ये राइट है। दूसरा ऑफ पाक पॉलिसी बराक ओबामा ये भी राइट है। तीसरा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ये बान की मून है। तो कोफी अन्नान ना होकर ये कौन हो जाएंगे, बान की मून। बान की मून ये सचिव रहे हैं, महासचिव रहे हैं। और एटम फॉर पीस पॉलिसी ये ड्वाइट डेविड आइजनहावर ये इनका है। तो ये हो गया आइजनहावर, ये आइजनहावर का हो गया। तो आपके सिर्फ दो सही हैं और दो में ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, पहला और दूसरा। नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा देश अव्यक्त परमाणु क्षमता का उदाहरण है। भारत, जापान, चीन या फिर उत्तर कोरिया। तो कौन सा है अव्यक्त परमाणु क्षमता, यानी कि जो परमाणु क्षमता के योग्य है, यानी कि परमाणु रखने की क्षमता रखता है हर तरह से, यानी कि बहुत ही विकसित देश है और काफी आगा है, एडवांस है, बट उसके पास परमाणु हथियार है नहीं। तो ऐसे में क्या है कि परमाणु हथियार है नहीं पर परमाणु हथियार वो रख सकता है, विकसित कर सकता है। तो ऐसा देश कौन सा है, ऐसा देश है आपका ये हो जाएगा जापान। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। भारत अमेरिका असैनिक परमाणु करार के अन्य नाम क्या हैं। परमाणु आयुध करार, 1, 2, 3 करार, अप्रसार संधि, परमाणु ऊर्जा अधिनियम, IAEA। तो जो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा आपका 123 करार, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। ये जो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की वाशिंगटन यात्रा के दौरान मनमोहन सिंह और राष्ट्रपति बुश द्वारा जारी की गई थी 18 जुलाई 2005 के संयुक्त वक्तव्य में भारत और अमेरिका ने घोषणा की थी कि वे असैनिक परमाणु ऊर्जा में सहयोग करेंगे। इस करार का एक अन्य नाम 123 करार भी था। तो जो परमाणु करार है उसका एक 123 करार भी था। मनमोहन सिंह और जो राष्ट्रपति बुश थे उनके बीच ये सारा वक्तव्य किया गया था। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। आधुनिक राज्य व्यवस्था के खुद विकास में निम्नांकित घटनाओं का कालानुक्रमिक अनुक्रम बताइए। वियना कांग्रेस, पेरिस पीस ट्रीटी, ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया, ट्रीटी ऑफ यूट्रेक्ट। तो सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहले हुई थी हमारी ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया, ये हुई थी 1648 में। फिर उसके बाद आती है ट्रीटी ऑफ यूट्रेक्ट यानी 1730 में आती है, 1713 में आती है। उसके बाद आता है वियना कांग्रेस 1814 में। तो 1814 में फिर पेरिस पीस ट्रीटी आता है, ये कब आता है ये सभी को पता है, 19। इसका आंसर आप हमें देंगे कमेंट सेक्शन में, इसका आंसर बताएंगे कि पेरिस पीस ट्रीटी कब होती है।
और इस प्रकार से आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट एंड सेकंड। नेक्स्ट देखेंगे, शक्ति संतुलन की स्थापना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा साधन नहीं है? विभाजन तथा शासन की नीति, मध्यवर्ती राज, उदारीकरण की नीति, हस्तक्षेप। इसमें से शक्ति संतुलन की स्थापना के लिए कौन सा साधन उपयोग में नहीं लाया जाता है? तो ये उदारीकरण की नीति है, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उदारीकरण की नीति शक्ति संतुलन स्थापना का साधन न होकर विश्व अर्थव्यवस्था विस्तार की नीति है। तो ये क्या है? विश्व अर्थव्यवस्था विस्तार नीति है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। यथार्थवाद का विचार परिभ्रमण करता है सत्य एवं सुरक्षा के साथ, युद्ध के साथ, विचारधारा के साथ, राष्ट्रीय हित के साथ। तो यथार्थवाद का विचार ये बहुत ही क्लियर है, किसके साथ जो है परिभ्रमण करता है? तो राष्ट्रीय हित के साथ। जो यथार्थवाद है वो उसमें राष्ट्रीय हित सर्वोपरि माना गया है, राष्ट्रीय हित से ऊपर कुछ भी नहीं है, तो राष्ट्रीय हित के साथ ये परिभ्रमण करता है। नेक्स्ट देखेंगे, अंतरराष्ट्रीय राजनीति में उदारवादी परिप्रेक्ष्य के विकास में निम्नलिखित में से कौन महत्वपूर्ण व्यक्ति थे? अंतरराष्ट्रीय राजनीति में उदारवादी परिप्रेक्ष्य के हिसाब से आपको देखना है थॉमस हॉब्स, वुड्रो विल्सन, हैंस जे मार्गेनथाउ, हेनरी किसिंजर। तो अंतरराष्ट्रीय राजनीति में उदारवादी परिप्रेक्ष्य के विकास में वुड्रो विल्सन का महत्वपूर्ण योगदान है। इस प्रकार आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय शक्ति का तत्व नहीं है? नेतृत्व, राष्ट्रीय चरित्र, राष्ट्रीय संसाधन, दल प्रणाली। तो इसमें से कौन सा नहीं है? तो जो दल प्रणाली है ये किसका राष्ट्रीय शक्ति का तत्व नहीं होगा, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, आर्थिक कूटनीति को इस रूप में भी जाना जाता है, सांस्कृतिक कूटनीति, तेल कूटनीति, संकट कूटनीति या विकास। अगर आर्थिक कूटनीति है तो वो विकास से संबंधित होगी, कॉमन सा बात है, तो ये विकास कूटनीति के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखेंगे, विदेश नीति बनाने के मार्गदर्शक के रूप में अंतरराष्ट्रीय राजनीति में आदर्शवाद अनिवार्यता एक प्रकार है, बहुसंस्कृतवाद का, नवग्रामसीवाद का, निर्भरता संप्रदाय का या उदार अंतरराष्ट्रवाद का। तो आदर्शवाद क्या है? एक प्रकार है उदार अंतरराष्ट्रवाद का, इसका प्रकार है। नेक्स्ट देखेंगे, अंतरराष्ट्रीय राजनीति में राष्ट्रों के बीच सत्ता के लिए संघर्ष है, यह कथन किसके द्वारा कहा गया था? डेविड ईस्टन, एस.ई. फाइनर, हैंस जे मार्गेनथाउ, अर्नेस्ट पार्कर या फिर जॉर्ज एच. सेबिन। तो ये बहुत ही फेमस कथन है और ये किसके? हैंस जे मार्गेनथाउ के द्वारा कहा गया था, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट हो रहा है। नेक्स्ट देखेंगे, किसने कहा कि शांति के रूप में परिभाषित राष्ट्रीय हित अंतरराष्ट्रीय राजनीति का मुख्य तत्व है? तो ये भी मार्गेनथाउ के द्वारा ही कहा गया था, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। और आज का क्लास यहीं पर वाइंड अप करेंगे और ये आईआर के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो भी यहीं पर वाइंड अप हो रहे हैं। नेक्स्ट कौन सा टॉपिक होना चाहिए, आप सभी अपना सुझाव दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।